जैन धर्म का विश्वास है कि हम जहां रह रहे हैं वह पृथ्वी का अत्यंत छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी अति विशाल है। इसके बीचों बीच 1,00,000 योजन व्यास का जम्बूद्वीप है, जिसके केंद्र में मीनार या कोन के आकार का मेरू पर्वत है। इस जम्बूद्वीप के एक किनारे पर भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के मध्य में पूर्व पश्चिम वैताड्य पर्वत हैं। लघु हिमवंत पर्वत भरत क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाता है। लघु हिमवंत पर्वत से 2 शाश्वत नदियां निकलती हैं, जिन्हें शाश्वत गंगा सिंधु कहा गया है। इस कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं। इसमें से दक्षिणी भरत के मध्य वाले खंड को पहला खंड कहा जाता है। इसी पहले खंड में हम रह रहे हैं। इसमें एशिया आदि 7 महाद्वीप कही जाने वाली जगह हैं। यह जगह लगभग सपाट या फ्लैट है। यह स्थिर है। इसके ऊपर से एक एक दिन छोड़कर एक एक रूप में 2 सूर्य गुजरते हैं, जो मेरू पर्वत की परिक्रमा क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अर्थात हमें एक दिन में एक सूर्य ही दिखता है। इस प्रकार जम्बूद्वीप के सूर्य 2 हैं और दोनों सूर्य धरती से 800 योजन ऊपर रहकर मेरू पर्वत की परिक्रमा क्लॉकवाइज कर रहे हैं। दोनों सूर्यों के केंद्र तथा मेरू का केंद्र हमेशा एक सीधी लाइन में स्थित 3 बिंदुओं की तरह होते हैं। संक्षिप्त में यह जैन मान्यता है, जो अनेक जैन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पुराणों आदि में भी जम्बूद्वीप, मेरू पर्वत आदि का वर्णन है। पृथ्वी को स्थिर, चपटा और सूर्य को गतिमान तो सभी धर्म मानते हैं। विज्ञान ने इस संबंध में अपनी मान्यता को अनेक बार बदला है और अब लगभग 500 वर्षों से यह मान्यता या कल्पना नियत कर दी है कि 7 महाद्वीपों वाली जगह गेंद की तरह गोल हैं, जो अपनी एक्सिस पर घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इस गोलाकार पृथ्वी का परिक्रमा पथ दीर्घ वृत्ताकार अर्थात इलिप्टिकल है। इलिप्स के 2 केंद्र होते हैं। सूर्य एक केंद्र पर स्थित रहता है। आधुनिक विज्ञान की यह मान्यता सभी धर्मों की धार्मिक मान्यताओं पर चोट करती है। लगभग सभी धर्मों ने विज्ञान की इस मान्यता का खंडन करने का प्रयास किया है, परंतु सफलता नहीं मिली। वैसे इन सभी धर्मों के अनुयायियों ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे गणितीय बटा गैर गणितीय तर्क दिए हैं, जिससे पृथ्वी के गोल होने, एक्सिस पर घूर्णन करने, सूर्य की परिक्रमा करने आदि का खंडन हो जाता है। परंतु फिर भी धार्मिक लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे वे पृथ्वी को सपाट, स्थिर तथा सूर्य को गतिशील बताकर प्राकृतिक घटनाओं को सिद्ध कर सके। फिर दुनिया की स्कूलों में विज्ञान की मान्यताएं ही पढ़ाई जाती हैं, अतः उसी का प्रचार प्रसार अधिक होने से वो ही मान्यता अभी तक चली आ रही है। इस संबंध में जैन धर्म के आचार्य श्री उमेश मुनि जी ने अपने शिष्य श्री धर्मेंद्र मुनि तथा एक भक्त श्री अमित कुमठ को यह कार्य सौंपा कि वे सत्य को शोध करे। पूज्य श्री धर्मेंद्र मुनि तथा श्री अमित कुमठ 20 वर्षों से इस कार्य में लगे रहे। फिर इसमें अजय रुनवाल भी जुड़ गए। इस संबंध में एक पुस्तक सत्य मुस्कुरा रहा है भी लिखी गई। इस पुस्तक में अनेक सटीक तर्कों से विज्ञान की मान्यता का खंडन किया गया है। खंडन के साथ कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को गणित एवं तर्क के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया, जो जैन मान्यताओं अर्थात स्थिर, चपटी पृथ्वी तथा गतिशील सूर्य से भी संभव हैं। जैसे एक सूर्य का उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु परिवर्तन 2 भारत और अमेरिका में सूर्योदय के समयों में 6 से लगाकर 10 से 12 घंटों का अंतर, 3-2 सूर्यों का अस्तित्व, 4 केपलर के ग्रहों की गति के नियम, सत्य मुस्कुरा रहा है में केपलर के ग्रहों की गति के नियम तथा 2 सूर्य का अस्तित्व गणितीय रूप से सिद्ध होने से यह तो स्पष्ट हो गया था कि आधुनिक विज्ञान की मान्यताएं जैन मान्यताओं की ही दूसरे रूप में प्रस्तुति है।
फिर भी न तो इन दोनों मान्यताओं का परस्पर संबंध स्पष्ट हो पा रहा था, न ही जैन मान्यता वाला सिद्धांत स्पष्ट रूप से सिद्ध करने का कोई सरल तरीका समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चाबी तो हाथ में है, पर बहुत मेहनत करने पर भी ताला नहीं खुल रहा है। ऐसा लग रहा था कि जम्बूद्वीप की त्रिज्या 50,000 योजन तथा सूर्य की धरती से ऊंचाई 800 योजन जैसे विशाल नाप को छोटे से यंत्र के माध्यम से व्यक्त करके समझाना असंभव है। इसलिए पूरी ताकत विज्ञान की मान्यता के खंडन में लगाई जा रही थी। तब एक वैज्ञानिक ने कहा कि आपका मॉडल सही है, तो वह सिद्ध करके दुनिया के सामने रखो। ऐसा करना संभव नहीं लग रहा था, अतः पूर्ववत विज्ञान के खंडन हेतु प्रयास जारी रहे। एक बार श्री धर्मेंद्र मुनि जी एक जगह बैठे पढ़ाई कर रहे थे। अपना चश्मा उनके हाथ में था। उधर आकाश में एक दो पक्षी उड़ रहे थे। उनके दूर तक उड़ने की घटना चश्मे की कांच में दिखाई दी। ऐसा लगा बहुत बड़ा रहस्य हाथ लग गया हो। उन्होंने तुरंत कुछ निर्णय किया। एक जगह 5 मीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया जो जम्बूद्वीप की 50,000 योजन त्रिज्या का प्रतीक था। बच्चों के एक खिलौना ट्रक पर जमीन से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक स्टार लगा दिया। भरत क्षेत्र की जगह पर एक छोटा सा दर्पण रख दिया। खिलौना ट्रक को भरत क्षेत्र की और धीरे धीरे लाया गया तो देखा कि वह स्टार प्रारंभ में आधा डिग्री 1 डिग्री से दिख रहा था। फिर उसका भरत क्षेत्र अर्थात दर्पण पर कोण या एंगल बढ़ता गया। भरत क्षेत्र से पुनः दूर ऐरावत क्षेत्र की और जाने पर सूर्य का कोण घटने लगा। इसका आशय यह हुआ कि जम्बूद्वीप पर पूर्वी महाविदेह क्षेत्र के बीचों बीच सीता नदी के ऊपर से पश्चिम महाविदेह के ऊपर सीतोदा नदी तक मेरु की परिक्रमा एक सूर्य 180 डिग्री करता है और इस दौरान 24 घंटे लगते हैं। यह जो जैन शास्त्रों में कहा गया है वही इस दर्पण एवं खिलौना गाड़ी से सिद्ध हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सूर्य तो 24 घंटे भरत क्षेत्र में कहीं न कहीं दिखता ही है। यह यंत्र तो नहीं था, पर इसे यंत्र के रूप में पोर्टेबल या छोटे रूप में बनाने का सोचा। फिर पोर्टेबल रूप भी बना। यह हुई अजेय 1 की कहानी। इसमें एक विशाल रूप है, दूसरा लघु रूप। इतना सब होने पर भी यह अपूर्ण ही लगा, क्योंकि इससे भारत अमेरिका में सूर्योदय के समय में अंतर का कारण सिद्ध नहीं हो पा रहा था। नहीं नॉर्थ पोल पर 24 घंटे का दिन, उसी समय भारत में 14 घंटे का दिन तथा दक्षिण ध्रुव कहे जाने वाली जगह पर लगातार सूर्य नहीं दिखना सिद्ध हो पा रहा था। कैसे यह किया जाए, यही विचार लगातार चलता रहा। ऐसा लगा चाबी से ताला आधा ही खुला है, पूरी सफलता बाकी है। लगभग 2 से 3 महीने बीतने के बाद 2020 के दिसंबर में टेन थीटा के प्रयोग का सोचा। टेन थीटा त्रिकोणमिति का ऐसा फार्मूला है जो यहाँ बताता है कि कोई वस्तु जमीन से किसी नियत ऊंचाई पर स्थित है तो जमीन पर स्थित व्यक्ति को कितनी दूर से वह किस एंगल से दिखाई देगी। इस विचार से अजेय 1 लघु का मॉडिफाइड रूप अजेय 2 बनाया गया। इसमें जम्बूद्वीप की त्रिज्या 50,000 योजन तथा सूर्य की जमीन से ऊंचाई 800 योजन के रेशो या अनुपात में एक छोटे वृत्ताकार पटिये पर कितनी ऊंचाई पर सूर्य घूमेंगे तथा वे कितनी दूर से किस कोण से दिखेंगे, यह टेन थीटा से ज्ञात कर उन कोणों को 2 प्लास्टिक प्लेटों पर चिन्हित कर लिया। ये बिल्कुल आमने सामने रहकर मेरु पर्वत की परिक्रमा करेंगे। एक किनारे भरत क्षेत्र की जगह 7 महाद्वीपों का सपाट नक्शा रख दिया। यह सपाट नक्शा भी ग्लोब की सहायता से बनाया। इसमें ग्लोब पर जो महाद्वीप आदि जिस लोंगिट्यूड या देशांतर पर हैं, उसी देशांतर पर चिन्हित किए। यह यंत्र जैन शास्त्रों में दिए गए आंकड़ों की सत्यता का ही गणितीय परीक्षण करने वाला यंत्र है। इसमें 2 प्लास्टिक की प्लेटें हैं। इन प्लेटों पर बनाए गए वृत्त इस बात का सूचक हैं कि जम्बूद्वीप में किस स्थान पर खड़े व्यक्ति को सूर्य किस एंगल से दिख रहा है। जहां 90 डिग्री लिखा है, वस्तुतः वहीं पर सूर्य स्थित हैं।
फिर 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाले वृत्तों के नीचे वाली जगहों पर खड़े व्यक्ति को उन कोणों से यह सूर्य दिख रहा है। यह tan थीटा बता रहा है। चूंकि सूर्य निरंतर गतिमान है, अतः किसी भी एक जगह पर खड़े व्यक्ति को सूर्य का कोण लगातार बदलता दिखाई देगा। इसके लिए 7 महाद्वीप वाली जगह को गोलाकार बनाकर अर्थात वैज्ञानिकों की कल्पित गोलाकार एक्सिस पर घूर्णन कराने की आवश्यकता नहीं है। यह गणित का फैसला है। गणित या मैथ्स की न कोई जाति है, न धर्म, न कोई देश है। गणित सार्वजनिक, सार्वदेशिक है। दुनिया का कोई भी बालक, युवा, वृद्ध इस गणित का परीक्षण कर सही बात का निर्णय कर सकता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जो जम्बूद्वीप 50,000 योजन का है, उसे यहाँ कुछ सेंटीमीटर का बनाया है, तब भारत क्षेत्र का पहला खंड जिसमें 7 महाद्वीपों वाली जगह है, वह तो सुई की नोक बराबर भी नहीं होगी, फिर इसका इतना बड़ा नक्शा क्यों रख दिया? इसका उत्तर समझने का प्रयास करें। 1. जम्बूद्वीप वृत्ताकार हैं, अतः भारत क्षेत्र में भी हल्का सा मोड़ आएगा क्योंकि वह वृत्त का एक अंश है। 2. वैताढ़्य से निकली शाश्वत गंगा तथा शाश्वत सिंधु नदी जम्बूद्वीप में भारत क्षेत्र के दक्षिण में स्थित लवण समुद्र में मिलने जाती हैं, तो वह बहाव बिना ढाल के संभव नहीं है। अतः 7 महाद्वीप वाली इस जगह में कुछ ढाल भी हैं। 3. समुद्र तल अर्थात सी लेवल से ऊंचाई प्रायः करके नॉर्थ पोल के चारों ओर कुछ घटती हुई है। 4. यह ढाल इसलिए भी है कि जैन मान्यता अनुसार जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र में स्थित पाताल कलशों में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि दिनों में हवा का क्षोभ होता है, जिससे लवण समुद्र का बड़ी मात्रा में खारा पानी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में भी प्रविष्ट होता है, जिससे हमारे हिंद प्रशांत महासागर कहे जाने वाले समुद्रों में ज्वार आता है। अब इस पानी को पुनः लवण समुद्र में भेजने का कोई प्राकृतिक या नेचुरल ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो वह ढाल ही होगा। यहाँ स्पष्ट कर दे कि हिंद महासागर आदि में ज्वार का यही कारण सही है, क्योंकि इससे परस्पर जुड़े हुए समुद्रों में ही ज्वार आ सकता है, तालाबों, झीलों को आदि में नहीं। यह स्पष्ट हो जाता है। परंतु विज्ञान में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार आना माना गया है, पर वे इससे समुद्रों में ही ज्वार आने तथा झीलों, तालाबों आदि में ज्वार नहीं आने कारण नहीं बता सकते। इससे जैन मान्यता सही तथा वैज्ञानिक मान्यता गलत सिद्ध होती है। पुनः अपने मूल विषय पर आते हैं कि पहले बताए 4 कारणों से 7 महाद्वीप कहे जाने वाली जगह पर लगभग 1 से 2 डिग्री का मोड़ है। अर्थात भारत से अमेरिका में वैज्ञानिकों ने 180 डिग्री का मोड़ कल्पित किया है, परंतु हमारे अनुसार मात्र 1 डिग्री से 2 डिग्री का मोड़ है। यह मोड़ नॉर्थ पोल के सभी और हो सकता है। यह मोड़ इतना अल्प है कि यह पता ही नहीं चलेगा और धरती अर्थात 7 महाद्वीप वाली जगह फ्लैट या सपाट ही नजर आएगी। जब किसी वस्तु में मोड़ होता है तो उसके बराबर मोड़ वाली हर वस्तु को सूर्य का प्रकाश समान हिस्सों को प्रकाशित करता है, चाहे वे वस्तुएं आकार में छोटी या बड़ी हो। जैसे एक राई का दाना, एक टेनिस की गेंद और एक फुटबॉल, ये तीनों 360 डिग्री मोड़ वाली हैं। अतः यदि ये किसी मकान की छत पर पड़ी हैं, तो सूर्य तीनों के आधे आधे हिस्सों को ही प्रकाशित करेगा। ऐसा ही किसी मंदिर के 2 गुंबज कुछ चपटे गोल हैं, परंतु आकार में एक गुंबद दूसरे से दुगुना है, तो भी सूर्य दोनों गुंबजों के समान अंशों को प्रकाशित करेगा। अर्थात एक गुंबज का एलार्जमेंट दूसरा गुंबज कहा जा सकता है, राई का एनलार्जमेंट फुटबॉल कहा जा सकता है। जैसा फुटबॉल पर प्रकाश या छाया का दृश्य होगा, वैसा ही राई पर भी होगा। इसे गणितीय भाषा में कहा जाए तो ऐसे कहेंगे कि 2 समानांतर रेखाओं को तीसरी रेखा समान कोण से काटती है।
यहाँ यंत्र में जो बड़ा नक्शा रखा है वह 7 महाद्वीप वाली जगह जो कि 1 डिग्री से 2 डिग्री मोड़ वाली है उसका एनलार्जमेंट रूप है। जैसा इस एनलार्जमेंट रूप नक्शे पर सूर्य का जहां जितना कोण होगा वही कोण सुई की नोक पर स्थित किसी नक्शे के भारत, अमेरिका आदि जगह पर होगा। यह गणितीय रूप से सही है। इस अजय 2 में जो जम्बूद्वीप का प्रतीक पटिया है उस पर 1 से 1 घंटे के चिन्ह चिन्हित कर दिए जो हर घंटे पर सूर्य कहां से कहां पहुंचा यह बता सकता है। इस अजय 2 में मेरु के 1 और 180 डिग्री अंशों को भी चिन्हित कर दिया है। चूंकि एक सूर्य मेरु की 180 डिग्री अर्थात आधी परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाता है यह तो जैन शास्त्रों में वर्णित ही है। अब इतना ही करके देखना है कि जो सूर्य आकाश में 1 घंटे में 5000 योजन अर्थात 5000 x 8000 किलोमीटर यानी 4 करोड़ किलोमीटर से अधिक चल रहा है वह धरती पर गणित के अनुसार कितना चल रहा है। प्लेट पर चिन्हित 1 डिग्री का वृत्त सूर्योदय का प्रतीक है। हम देखते हैं कि सूर्य 1 घंटे में लगभग धरती पर लगभग 1500 किलोमीटर ही चल रहा है अर्थात जो प्रकृति में हर 30 किलोमीटर के सूर्योदय में औसत 1 मिनट का अंतर होता है वह अजय 2 अर्थात जैन आगम में बताए जम्बूद्वीप मॉडल से ही हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी अर्थात 7 महाद्वीप वाली जगह को गोल कल्पित करने और एक्सिस पर घूर्णन करने की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सपाट धरती, स्थिर धरती के ऊपर से सूर्य की गतिशीलता से ही हो रहा है। इस तरह जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब चपटी धरती पर ही भारत और अमेरिका में सूर्योदय में लगभग 6 से 7 घंटे का अंतर सिद्ध हो रहा है। जैन आगमों में आया स्थिरचपटी धरती, सूर्यों द्वारा मेरु की परिक्रमा आदि सबको दुनिया में पढ़ाई जाने वाली निष्पक्ष गणित ही सही सिद्ध कर रही हैं। इस अजय 2 में सूर्य को जब उत्तरायण की अवस्था में मेरु की परिक्रमा करवाई जाती है तो नॉर्थ पोल पर जून माह में 24 घंटे सूर्य दिखना सिद्ध होता है। उसी दौरान यूरोप, अमेरिका में अमुक जगहों पर 20 घंटे, 19 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे आदि समय के दिन होते हैं यह भी सिद्ध हो रहा है। भारत में लगभग 14 घंटे उसी दौरान दिनमान, दिन की लंबाई सिद्ध हो रहा है जबकि ऑस्ट्रेलिया आदि में दिन छोटे, रातें बड़ी तथा सूर्य छोटे कोण से दिखना सिद्ध हो रहा है। साउथ पोल कही जाने वाली जगह पर सूर्य लगभग नहीं दिख रहा यह भी tan थीटा बता रहा है। अर्थात जैसा प्रकृति में घटित हो रहा है वैसा ही अजय 2 से सिद्ध हो रहा है। अजय 2 अर्थात जैन शास्त्रों की जम्बूद्वीप की मान्यता की गणितीय यांत्रिक अभिव्यक्ति। इससे उन लोगों के प्रश्नों का समाधान हो जाता है जो कहते हैं कि आगमों में 18 घंटे से अधिक दिन नहीं बताया जबकि अमेरिका, यूरोप में 20 से 22 घंटे तथा नॉर्थ पोल पर 24 घंटे सूर्य दिखता है। इसलिए जम्बूद्वीप की अर्थात स्थिर, चपटी धरती तथा गतिशील सूर्य की मान्यता गलत है। वास्तविकता यह है कि भगवान महावीर का विचरण क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश आदि रहा है। वहां की अपेक्षा प्रश्न का उत्तर सही है कि 14 घंटे 18 मुहूर्त से अधिक बड़ा दिन नहीं होता है। अब जब आगम के मॉडल रूप यंत्र से ही जब जितने घंटे का दिन होता है उतना गणित से सिद्ध हो रहा है तो आगमों की जम्बूद्वीप की मान्यता को सही सिद्ध करने का फैसला गणित ने कर दिया है। यह हम डंके की चोट पर कहेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो यदि हमें अर्थात दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि नॉर्थ पोल नामक कोई जगह है और वहां जून में 24 घंटे सूर्य दिखता है तो भी अजय 2 से यह सिद्ध होता और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख नहीं होने पर भी यह मानना पड़ता कि किसी जगह 24 घंटे भी सूर्य अमुक दिनों में लगातार दिखता है। वस्तुतः आगम में दिए आंकड़ों से ही अजय 2 बना है और उससे 24, 22, 20 घंटे आदि के दिन सिद्ध हो रहे हैं तो यह बात आगम में कही हुई नहीं होने पर भी कही हुई समझी जाएगी।
यदि अजय 2 से नॉर्थ पोल पर जून में 24 घंटे या यूरोप अमेरिका में 22, 20, 18 आदि घंटे के दिन सिद्ध नहीं होता या कुछ उलट पुलट सिद्ध होता तो जैन शास्त्रों में वर्णित भूगोल का स्वरूप गलत कहा जाता। परंतु अब जो यथा तथ्य यानी एक्सैक्ट सिद्ध हो रहा है वह गणित से सिद्ध हो रहा है। अतः जैन शास्त्रों में दिए गए नाप या आंकड़े बिल्कुल 100% सही हैं। इस प्रकार अजय 2 से वह बात भी सिद्ध हो गई जिसने लगभग 500 वर्षों से उलझने पैदा कर रखी थी। सभी धर्म वाले मानते हैं कि पृथ्वी अर्थात 7 महाद्वीप वाली जगह सपाट हैं, स्थिर हैं और सूर्य गतिमान है। यह अजय 2 से सिद्ध हो रहा है। अर्थात जो चाबी हमारे पास थी पर हम ताला नहीं खोल पा रहे थे वह ताला खुल गया है। अब कुछ रहस्य नहीं रहा है, उलझन सुलझ गई है। 2 सूर्य होते हुए भी नॉर्थ पोल पर मई जून जुलाई माह में एक ही सूर्य 360 डिग्री घूमता क्यों दिखता है, इस रहस्य को अंत में समझेंगे। इससे पहले सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन तथा इसी से जुड़ी ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति की वैज्ञानिक कल्पना का वास्तविक रहस्य, केपलर के ग्रहों की गति के नियमों के वास्तविक रहस्य को पहले समझने का प्रयास करें। सूर्यों का उत्तरायण दक्षिणायन। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी अति विशाल है। इसके बीचों बीच 1 लाख योजन व्यास यानी डायमीटर का जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप के मध्य में मेरू पर्वत है जो पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन ऊंचा है, पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन है। जम्बूद्वीप के एक किनारे भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। इनमें से पहले खंड में हमारी 7 महाद्वीपों वाली ज्ञात दुनिया है जिसे वैज्ञानिक संपूर्ण पृथ्वी कहते हैं तथा इसे गोलाकार मानते हैं, परंतु वास्तव में यह सपाट है। चपटी धरती पर भी जहां से चले थे वही पहुंचना इस चित्र से स्पष्ट है कि यदि कोई जहाज नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को केंद्र में रखकर पूर्व या पश्चिम एक ही दिशा में चलेगा तो वह जहां से चला था पुनः वही घूमकर पहुंच जाएगा। इससे उसे भ्रम होता है कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, जबकि यह तो चपटी धरती पर भी संभव है। इस नक्शे की विशेषता यह है कि इसमें सभी महाद्वीप परस्पर वास्तविक आकार के हैं, परस्पर वास्तविक दूरी पर हैं एवं परस्पर वास्तविक कोण या दिशाओं में स्थित हैं। अतः यह पृथ्वी का चपटा नक्शा सही है। यदि ये गलत होता तो महाद्वीपों के आकार या आकृति या परस्पर दिशा में से किसी एक भी बात में गलती होती, परंतु इसमें कोई भी गलती नहीं है और जहाज इसी नक्शे के अनुसार चलते हैं। अतः यह सही है। यह जगह स्थिर है एवं सूर्य गतिमान है, इसका प्रमाण देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो दुनिया के सभी लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हाँ, यदि कोई पृथ्वी को एक्सिस पर घूमता, सूर्य की परिक्रमा करता हुआ गेंद का गोला कहता है तो हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह उस मान्यता का प्रमाण प्रस्तुत करे। भरत क्षेत्र से मेरू पर्वत उत्तर दिशा में कहा गया है क्योंकि मेरू की परिक्रमा सूर्य क्लॉकवाइज करता है। यह तो हम जानते ही हैं कि जिस दिशा में सूर्य उदित हो वह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े रहो तो बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा रहेगी, सीधे या दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा रहेगी तथा पीठ की और पश्चिम दिशा रहेगी। इस कारण भरत क्षेत्र में रहने वाले के लिए मेरू उत्तर दिशा में है तथा लवण समुद्र दक्षिण दिशा में है। जैन शास्त्रों के अनुसार 2 सूर्य मिलकर मेरू की परिक्रमा 24 घंटे में करते हैं, अर्थात एक सूर्य मेरू के इस ओर तथा दूसरा उस ओर रहता है। अर्थात दोनों सूर्यों का केंद्र और मेरू का केंद्र, ये तीनों केंद्र हमेशा एक ही सरल रेखा पर स्थित 3 बिंदु की तरह रहते हैं। एक सूर्य मेरू के चारों ओर 360 डिग्री घूमने में 48 घंटे लेता है, अतः वह 24 घंटे में 180 डिग्री ही घूमता है। उसी दौरान शेष 180 डिग्री दूसरा सूर्य घूमता है। यह एक संपात हुआ जिसे शास्त्र की भाषा में मांडला या मंडल कहा जाता है। ये संपात या मांडले सपाट पृथ्वी से 800 योजन ऊंचाई पर हैं।
एक योजन अनुमानतः 8,000 किलोमीटर का है, अतः 800 योजन 8,000 किलोमीटर के हिसाब से 64 लाख किलोमीटर है। इतनी अधिक ऊंचाई पर होने से ये सनपाथ लगभग चूड़ी के समान वृत्ताकार होते हैं। ये एक दूसरे से बढ़ते या घटते आकार के 184 मांडले या सनपाथ होते हैं। इन 184 मांडलों में से 65 मांडले या सनपाथ जम्बूद्वीप के ऊपर तथा 119 सनपाथ लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। जो मांडला मेरू के सबसे निकट हैं, वह आकार में सबसे छोटा है तथा जो मांडला लवण समुद्र के ऊपर सबसे आखिरी में है, वह सबसे बड़ा है। परंतु यह पहले ही बताया गया है कि हर आधे मांडले को सूर्य 24 घंटे में ही पूरा करेगा। अर्थात यदि सूर्य पहले सबसे छोटे मांडले पर हैं, तो भी मेरू की आधी परिक्रमा 180 डिग्री चलने में 24 घंटे लेगा तथा जिस दिन आखिरी मांडले पर हैं, तब भी मेरू की आधी परिक्रमा 180 डिग्री चलने में 24 घंटे लेगा। इस प्रकार वर्ष भर सूर्य की कोणीय गति यानी एंगुलर वेलोसिटी स्थिर रहती है, जबकि रेखीय गति यानी लीनियर मोशन हर दिन बदलती है। सबसे पहले छोटे मांडले पर सूर्य लगभग 21 जून को चलते हैं तथा सबसे आखिरी मांडले पर लगभग 21 दिसंबर को चलते हैं। सबसे आखिरी मांडले से सबसे पहले मांडले पर आने में सूर्य को 6 माह लगते हैं, जो लगभग 183 दिन जितना होता है, क्योंकि 183 मांडले पार करने हैं। इसे सूर्य का उत्तरायण कहा जाता है। क्योंकि भरत क्षेत्र के लिए मेरू उत्तर में है और सूर्यों का गमन मेरू के नजदीक होता जा रहा है। यह लोक स्वभाव से होता है। इस कारण हमारी 7 महाद्वीप वाली जगह में जो उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से कहे जाते हैं, वहां सूर्य की किरणें सीधी या लगभग सीधी पड़ती हैं तथा सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलता है। इसका कारण मई जून जुलाई आदि में इन हिस्सों में ग्रीष्म ऋतु होती है। इन्हीं दिनों में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध कहे जाने वाले हिस्सों में सूर्य की किरणें तिरछी एवं कम समय के लिए पहुंचती हैं, अतः वहां दिन छोटे रातें बड़ी तथा जाड़े का मौसम होता है। जब सूर्यों का गमन पुनः 21 जून के बाद पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे आदि मांडलों की ओर चालू होता है, तो इसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। क्योंकि सूर्यों का मेरू की परिक्रमा करते हुए मेरू से दूर अर्थात लवण समुद्र की ओर जाने का क्रम चालू हो गया है। जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय होता है, तब सूर्य लवण समुद्र के ऊपर रहकर मेरू की परिक्रमा करते हैं। इस स्थिति में 7 महाद्वीप वाली पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध कहे जाने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी एवं कम समय के लिए गिरती हैं, क्योंकि सूर्य से अति दूर हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध कहे जाने वाले क्षेत्रों में इस समय रातें बड़ी और दिन छोटे तथा जाड़े का मौसम होता है। परंतु इन्हीं दिनों में दक्षिणी गोलार्ध में कहे जाने वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी तथा अधिक समय तक गिरती हैं। अतः यहाँ ग्रीष्म का मौसम होता है, रातें छोटी तथा दिन बड़े होते हैं। यह अजय 2 से भी स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार सूर्य का उत्तरायण, दक्षिणायन तथा मौसम परिवर्तन, स्थिर चपटी धरती तथा सूर्यों द्वारा मेरू की मंडलाकार गति का जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उससे बिल्कुल एक्सैक्ट कारण बिल्कुल स्पष्ट रूप से गणित अजय 2 बता रहा है। इसमें हमारी ओर से कोई कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा एवं केपलर के नियम, वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी गोल है एवं सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग इलिप्टिकल पाथ में करती है। इस आधार पर वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम बनाए थे। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या जैन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार केपलर के नियम सिद्ध किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे, जबकि जैन शास्त्र तो पृथ्वी को स्थिर, चपटी और सूर्य को मेरू पर्वत की परिक्रमा करता हुआ बताते हैं। इसका उत्तर वास्तव में अभी अभी जो सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन समझा है, इसी से केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम भी सिद्ध होते हैं और ये नियम जैन सिद्धांत से सन 2012 में ही सिद्ध किए जा चुके हैं, जो कि पुस्तक सत्य मुस्कुरा रहा है के पृष्ठ 112 पर प्रकाशित हैं।
यह इस प्रकार है। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से जून माह के आसपास एक ही सूर्य 360 डिग्री घूमता दिखने का क्या रहस्य है? एक जिनशासन गौरव नवंबर अंक देखे। 2 फाइल में जो लेख पड़े हैं उनसे समझाना। 3 अन्य तरीका। अब मेरू पर 800 योजन ऊंचाई पर खड़े रहने पर 24 घंटे में सूर्य 180 डिग्री घूमता दिखेगा, अर्थात उसे सनपाथ इस प्रकार दिखेगा भी। नॉर्थ पोल के बिल्कुल 800 योजन ऊपर कोई खड़ा रहे तो उसे सूर्य 24 घंटे में 270 डिग्री घूमता दिखेगा। उन नॉर्थ पोल पर खड़े व्यक्ति को जून माह में सूर्य 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता दिखेगा। पर खड़े व्यक्ति को सूर्य का एल्टीट्यूड चेंज नहीं दिखेगा भी, पर खड़े व्यक्ति को सूर्य का एल्टीट्यूड पहले बढ़ता फिर घटता दिखेगा, परंतु सूर्य 270 डिग्री दिखेगा। सी पर खड़े व्यक्ति को सूर्य का एल्टीट्यूड पहले बढ़ता फिर घटता दिखेगा, परंतु सूर्य 360 डिग्री घूमता दिखेगा तथा एक की जगह दूसरा सूर्य आ जाएगा तो भी ज्ञात नहीं होगा कि सूर्य बदल गया है। इन सब चित्रों से स्पष्ट है कि सर्वज्ञ को 2 सूर्य अलग अलग एवं धरती से 800 योजन ऊंचाई पर तथा मेरू की परिक्रमा करते दिखते हैं, परंतु असर्वज्ञ हम लोगों को 3 अलग अलग बिंदुओं अब भी एवं उनसे अलग अलग ढंग से दिखते हैं और एक ही सूर्य का भ्रम उत्पन्न होता है। सार संक्षेप, वैज्ञानिकों की मान्यताएं बदलती रहती है जबकि धर्म की मान्यता शाश्वत है। या तो 7 महाद्वीप वाली जगह ग्लोब की तरह होगी या फिर सपाट फ्लैट होगी, अर्थात सत्य इन 2 में से एक ही होगा। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है। सभी धर्मों अरबों लोगों के पास इस बात का प्रमाण है कि धरती चपटी और स्थिर है तथा सूर्य गतिशील है, क्योंकि सभी 8 अरब लोग ऐसा ही देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की भूगोल खगोल की आधुनिक मान्यता लगभग 500 वर्षों पुरानी है, फिर भी आज तक यह 100% लोगों द्वारा मान्य नहीं हुई है और नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि यह विषय तर्क और गणित की कसौटी पर कसकर परीक्षण किया जा सकता है। गैर वैज्ञानिक भी इसकी सत्यता का परीक्षण कर सकता है और गणित प्लस तर्क की कसौटी पर वैज्ञानिक मान्यताएं खरी नहीं उतर रही है। देखिए, एक नॉर्थ पोल पर मात्र 90 दिन ही सूर्य 24 घंटे 360 डिग्री घूमता दिखता है। यदि पृथ्वी गोल हो, एक्सिस पर घूमती है, तो नॉर्थ पोल की तरह साउथ पोल पर भी इसी के समान स्थिति बननी चाहिए। इस स्थिति में दोनों पोलों पर 24 घंटे सूर्य दिखना चाहिए। परंतु साउथ पोल के बारे में तो वैज्ञानिक बहुत सी जानकारियां छिपाते हैं। यदि ये मान ले कि नॉर्थ पोल पर 90 दिन सूर्य 24 घंटे दिखता है, तो साउथ पोल पर भी 90 दिन दिखना चाहिए। तब 90 मतलब 180 दिन हुए। वर्ष के शेष दिन बचे 365 से 180 यानी 185 दिन, अर्थात 185 दिन सूर्य दोनों पोलों पर नहीं दिखता। यह कैसे संभव है, जबकि इन 185 दिनों में हर दिन सूर्य लैटिट्यूड बदलता ही है, अर्थात या तो इक्वेटर से ऊपर के लैटिट्यूड या नीचे के लैटिट्यूड पर जाएगा ही। ऐसी समस्या अजय 2 अर्थात चपटी और स्थिर धरती वाली मान्यता में नहीं है। शास्त्रों में जम्बूद्वीप के ऊपर सूर्यों के 65 सनपाथ बताए हैं। 65 सनपाथ मेरू की ओर बढ़ते हुए अर्थात उत्तरायण के तथा 65 मेरू से दूर जाते हुए दक्षिणायन के। इस प्रकार जम्बूद्वीप के ऊपर 90 दिन सूर्य रहता है। नॉर्थ पोल कही जाने वाली जगह पर 90 दिन सूर्य 24 घंटे रहता है। यह प्रकृति और अजय 2 की संगति बैठ रही है। पृथ्वी सपाट है तथा स्थिर है और सूर्य मेरू की परिक्रमा 184 सनपाथ में कर रहे हैं। यह गणित द्वारा सत्य सिद्ध हो रहा है। 2 वैज्ञानिकों द्वारा स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है।
अब प्रश्न यह उठता है कि यदि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है तो नॉर्थ पोल पर 180 दिन तक सूर्य 24 घंटे क्यों नहीं दिखता? 90 दिन ही ऐसा क्यों दिखता है? दूसरा प्रश्न यह होता है कि यदि पृथ्वी गोल है तो ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अर्थात भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से भी 20 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश तक क्यों दिखता है? वहां तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर आड़ में आना चाहिए। तब वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पूरी गोल नहीं परंतु नाशपाती के आकार की है, इसलिए ध्रुव तारा -20 डिग्री यानी 20 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड से भी दिख जाता है। कभी कोई वैज्ञानिक कहता है कि पृथ्वी जियोड जैसी है, अर्थात एक ही पृथ्वी को अलग अलग प्रश्नों का समाधान करने के लिए अलग अलग आकार की कह दिया जाता है। लोग समझते हैं कि वैज्ञानिकों के पास सैकड़ों सैटेलाइट हैं जिससे उन्होंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा देख लिया है, पृथ्वी का आकार देख लिया है, परंतु यह पृथ्वी के आकार को लेकर अलग अलग कल्पनाएं क्या संकेत कर रही है यह कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। क्या सैटेलाइट से पृथ्वी गोल दिखाई दी है या नाशपाती के आकार की या जियोड जैसी दिखाई दी है? इसका स्पष्ट उत्तर हमें चाहिए। यदि इसका उत्तर नहीं है तो यह मान लीजिए कि वैज्ञानिकों के पास सैकड़ों सैटेलाइट होने के बाद भी उन्हें पृथ्वी का वास्तविक आकार ही मालूम नहीं है। तो फिर पृथ्वी द्वारा एक्सिस पर घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा करने की बात ही गलत है। पृथ्वी का इन तीनों में से कोई भी एक आकार होगा तो भी वे उस आकार से सभी प्रश्नों बटा घटनाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे गेंद जैसी गोल है तो नॉर्थ पोल पर 90 दिन ही सूर्य 24 घंटे क्यों दिखता, 180 दिन क्यों नहीं? जबकि 45 दिन पहले और 45 दिन बाद में ट्विलाइट अर्थात सूर्योदय के पहले जो उजाला रहता है, सूर्य दिखता नहीं है। यदि नाशपाती जैसा आकार है तो सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन गड़बड़ा जाएगा। यदि जियोड जैसा आकार कहोगे तो उसका एक्सिस कैसे बनेगा? फिर दिन रात कैसे होंगे? ये तो कुछ नमूने हैं प्रश्नों के। ऐसे अनेक प्रश्न उठेंगे। इन तीनों आकारों में पृथ्वी में मोड़ या घुमाव हैं, परंतु समुद्र के किनारे पर स्थित प्रकाश स्तंभ कई किलोमीटर दूर समुद्र से दिखाई देते हैं, जो कि गोल या नाशपाती जैसी पृथ्वी पर गणित से संभव नहीं है। स्वेज नहर का निर्माण गोल पृथ्वी या मोड़ वाली पृथ्वी पर संभव नहीं था। तब इंजीनियरों ने पृथ्वी को सपाट या फ्लैट मानकर स्वेज नहर बना दी। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिकों द्वारा कल्पित आकारों वाली पृथ्वी से संभव नहीं है। अब सभी धर्मों की मान्यता वाली पृथ्वी तथा सभी द्वारा देखी या अनुभव की जा रही सपाट पृथ्वी के बारे में विचार करें। सपाट या फ्लैट पृथ्वी से एक ध्रुव तारा 20 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड कहे जाने वाली जगह से देखा जाना सहज संभव है। 2 सपाट या फ्लैट पृथ्वी पर ही स्वेज नहर जैसी कई किलोमीटर लंबी नहर बनाना संभव है। 3 सपाट या फ्लैट पृथ्वी से ही प्रकाश स्तंभ समुद्र तल में गणित द्वारा कई किलोमीटर दूर से देखा जाना संभव है। कौन सा प्रकाश स्तंभ समुद्र तल से कितना ऊंचा है यह ज्ञात है, तो आप टेन थीटा की सहायता से बता सकते हैं कि यह प्रकाश स्तंभ समुद्र में अधिकतम इतनी दूर तक देखा जा सकता है। क्या टेन थीटा अर्थात गणित पर विश्वास करें या वैज्ञानिकों की ऐसी फिजूल कल्पना पर भरोसा करें जो गणित से गलत सिद्ध होती हैं? यह नियम है कि यदि गणित से किसी मॉडल की एक भी बात गलत सिद्ध होती है तो वह मॉडल पूरा गलत माना जाएगा, चाहे उसकी 99 बातें सही सिद्ध होती हो। यहाँ तो वैज्ञानिकों की कल्पित पृथ्वी की हर बात गणित से गलत सिद्ध हो रही है तथा सपाट एवं स्थिर पृथ्वी तथा मेरु की परिक्रमा कर रहे 2 सूर्यों वाली जैन शास्त्रीय मान्यता हर गणित से सही सिद्ध हो रही है। 4 श्री अजय रुनवाल ने इसरो से 3 प्रश्न RTI के अंतर्गत पूछे थे। वे इन प्रश्नों के जवाब लगातार टालते गए, जबकि उनके लिए अत्यंत कठिन प्रश्न नहीं थे, पर हम भी उनसे लगातार पूछते गए, अपील पर अपील करते रहे।
फिर जवाब मिला कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव दिसंबर में किस फार्मूला से संभव है, ऐसा अभिलेख उनके पास नहीं है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव दिसंबर में केंद्र से बाहर की ओर कैसे संभव है, यह उन्हें मालूम नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मात्र सूर्य को दक्षिणायन करने के लिए यह कल्पना की गई और स्कूलों में पढ़ाई जा रही है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात का खेद है तो खुशी भी है कि हमारे प्रश्नों का इसरो के पास भी कोई उत्तर नहीं है। इससे अब आम लोगों, स्टूडेंट्स, खोजी प्रकृति वाले बौद्धिकों को यह मान लेना चाहिए कि वैज्ञानिकों की यह कल्पना गलत है, फिजूल है कि पृथ्वी गोल है। यह 23.5 डिग्री से एक्सिस पर झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 5. हमने इसरो से प्रश्न किया था कि भारत के वैज्ञानिक समुद्री मार्ग से सीधे शॉर्टकट से अंटार्कटिका प्लस साउथ पोल पर गए। यह असंभव नहीं है। हमें मात्र इतनी जानकारी दे दीजिए कि इस दौरान कितने किलोमीटर यात्रा करनी पड़ी। इस प्रश्न का उत्तर छुपाने का कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए, हमने प्रश्न अप्रैल 2022 में पूछा था। 08 माह में 4 से 5 अपील करने के बाद भी इस मामूली से प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। फिर 8 माह 4 अपील के बाद कह दिया गया कि यह प्रश्न धरती विज्ञान मंत्रालय से संबंधित हैं। यदि ऐसा ही था तो पहली बार में ही यह कह देना था। हमने धरती विज्ञान मंत्रालय से भी यह प्रश्न पूछा, पर जवाब 0-2 माह बाद भी नहीं। यह प्रश्न क्यों पूछा? ग्लोब के अनुसार भारत से दक्षिणी ध्रुव मात्र लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर की संभावना है, परंतु जब वास्तव में आप भारत से अंटार्कटिका जाएंगे तो शॉर्टकट से जाने पर भी लगभग 15 से 20 हजार किलोमीटर चलना पड़ेगा। यदि धरती ग्लोब या नाशपाती जैसी होती तो इतना क्यों चलना पड़ता? यदि इतना चलना पड़ता है तो भारत से साउथ पोल जाने में तो धरती चपटी सिद्ध होती है। इसीलिए हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। धरती चपटी सिद्ध होने से उसकी एक्सिस भी नहीं रहेगी, वह घूर्णन भी नहीं करेगी, यह सिद्ध होगा। इसीलिए हमारे मामूली से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। एक व्यक्ति ने कई जहाज कंपनियों को निवेदन किया, हमें अंटार्कटिका जाना है तो कैसे जाएं? जहाज यात्रा कंपनियों ने उत्तर दिया, आप दुनिया में जहां कहीं भी हो, अंटार्कटिका जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर पहुंच जाइए। ऐसा क्यों? जब धरती गोल है तो हर जगह से आपको अंटार्कटिका ले जाने वाले जहाज तैयार मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि धरती चपटी है। अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका के सबसे नजदीक है तथा ऑस्ट्रेलिया से सबसे दूर है। 6. वैज्ञानिकों का कल्पित मॉडल यह नहीं बता सकता है कि परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए समुद्रों जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि में ही ज्वार क्यों आता है, तालाबों, झीलों आदि में क्यों नहीं आता, या जब 24 घंटे चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं तो 24 घंटे ही ज्वार क्यों नहीं आता। इन प्रश्नों का उत्तर हम जम्बूद्वीप लवण समुद्र के मॉडल से दे सकते हैं। लवण समुद्र में पाताल कलशों में अमुक तिथियों पर वायु विक्षोभ होने से दीर्घ ज्वार आते हैं तथा प्रतिदिन कम वायु विक्षोभ होने से लघु ज्वार आते हैं। लवण समुद्र का यह बढ़ा हुआ पानी जम्बूद्वीप में भी प्रवेश करता है, जो कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि में जल वृद्धि करता है। इसलिए लवण समुद्र से जुड़े हुए हमारे हिंद प्रशांत महासागर में ही ज्वार आते हैं। झीलों, तालाबों में नहीं आते क्योंकि वे लवण समुद्रों से जुड़े हुए नहीं हैं। ये ज्वार लवण समुद्र में अमुक समय पर ही आते हैं, 24 घंटे नहीं। हमारे यहाँ 24 घंटे ज्वार नहीं आते। इस तरह लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार का सही समाधान वैज्ञानिक मॉडल से संभव नहीं है, बल्कि जम्बूद्वीप और लवण समुद्र मॉडल से ही संभव है, जो कि चपटे और स्थिर हैं। 7. एक सूर्य, 2 सूर्य,
पृथ्वी स्थिर व सपाट फ्लेट है, सूर्य गतिशील हैं, यह तो सभी धर्मों वाले मानते हैं। जिसका किसी धर्म में विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति भी यही अनुभव कर रहा है, देख रहा है कि पृथ्वी स्थिर सपाट है तथा सूर्य गतिशील हैं। अब इतनी सी जानकारी से प्राकृतिक घटनाओं को सिद्ध करके बताना असंभव जैसा है। इसके लिए कुछ और जानकारियां जरूरी है। वे जानकारियां हमें जैन धर्म में मिलती हैं कि हम जहां रह रहे हैं वह 7 महाद्वीपों वाली जगह 50,000 योजन रेडियस वाले जम्बूद्वीप के किनारे पर आई हुई लगभग 2 से 3 योजन की जगह है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरु पर्वत हैं। उस मेरु पर्वत की परिक्रमा 2 सूर्य मेरु के आमने सामने रहकर तथा जम्बूद्वीप से 800 योजन ऊपर रहकर कर रहे हैं। 6 महीने यह सूर्य मेरु के निकट आते हैं तथा 6 महीने दूर जाते हैं। इस व्यवस्था से हमारी धरती कही जाने वाली जगह पर दिन रात, उत्तरायण दक्षिणायन, ऋतु परिवर्तन आदि अनेक तरह की घटनाएं घटित होती है। जम्बूद्वीप, मेरु पर्वत, 50,000 योजन, 800 योजन, 2 सूर्य आदि का स्पष्ट उल्लेख जैन धर्म में होने पर इसे मात्र जैन धर्म की धार्मिक मान्यता नहीं कह सकते हैं, इसे वैज्ञानिक या गणितीय मान्यता कहना होगा। जैसे जैन धर्म में तो यह भी कहा गया है कि मनुष्य के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक होती हैं, तो क्या इसे भी धार्मिक मान्यता कहेंगे? क्योंकि धार्मिक मान्यता तो पुण्य पाप, अच्छे बुरे कार्य, जीवस्वर्ग नरक आदि से संबंधित होती हैं, जबकि वैज्ञानिक मान्यता में इन सब बातों से अलग स्पष्ट आंकड़े होते हैं जिनका वैज्ञानिक ढंग से या गणितीय ढंग से परीक्षण किया जा सकता है। अभी तक हमने जम्बूद्वीप आदि का जो गणितीय परीक्षण किया है उसमें कहीं भी हमने यह नहीं कहा है कि जैन धर्म में या जैनों के भगवान ने कहा है इसलिए जम्बूद्वीप आदि की बात सही है, बल्कि यह कहा है, कह रहे हैं और कहेंगे कि गणित या मैथ्स इन आंकड़ों से सब प्राकृतिक घटनाएं सिद्ध कर फैसला दे रहा है कि ये जम्बूद्वीप, स्थिर सपाट धरती तथा गतिशील सूर्य आदि बातें सही हैं। गणित से वैज्ञानिकों का ग्लोब वाला सौरमंडल वाला मॉडल गलत सिद्ध हो रहा है, तो अब 1 सूर्य या 2 सूर्य में से सही तथ्य क्या है? सही तो यही सिद्ध हो रहा है कि जो सूर्य आज हमें दिख रहा है वह अब कल नहीं दिखेगा बल्कि परसों दिखेगा। जब धरती को सपाट तथा स्थिर मानेंगे तो सभी प्राकृतिक घटनाएं 2 सूर्यों वाले जम्बूद्वीप मॉडल से ही प्रूव होंगी। अब अंत में प्रश्न यह उठता है कि यदि स्थिर धरती, सपाट धरती और गतिमान सूर्य वाला मॉडल सही है और वैज्ञानिकों का ग्लोब वाला मॉडल गलत है, तो फिर वैज्ञानिकों की गणना सही क्यों हो जाती है? ग्लोब सही रिजल्ट क्यों देता है? इसे समझते हैं। पूर्वी महाविदेह से सूर्य जब सपाट 7 महाद्वीप वाली पृथ्वी अर्थात भरत क्षेत्र की ओर आता है तो हम अजय 2 से देखते हैं कि 7 महाद्वीप वाली पृथ्वी पर स्थित लोगों को वह किस दिशा और किस कोण या एंगल से दिखना प्रारंभ होता है। जब सूर्य जून वाले मांडले पर चलता है तो वह जापान से लगाकर नॉर्थ पोल वाली जगहों पर आधा डिग्री या 1 डिग्री आदि छोटे एंगलों से दिखना प्रारंभ होता है। फिर जैसे जैसे भरत क्षेत्र के निकट आता है तो वह भूमध्य रेखा कही जाने वाली जगहों पर भी दिखना प्रारंभ होता है, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों पर दिखना प्रारंभ होने में देर लगेगी। फिर भूमध्य रेखा और 0 डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मिलाने वाली रेखा के ऊपर आता है तो सूर्य भरत क्षेत्र के बिल्कुल ऊपर होता है। हमारा अनुमान है ये दोनों लॉन्गिट्यूड सीधे मेरु के केंद्र तक जाते हैं, अर्थात सपाट धरती की दृष्टि से ये 2 अलग अलग लॉन्गिट्यूड न होकर एक ही लॉन्गिट्यूड के 2 हिस्से हैं। इनके ऊपर आकर फिर सूर्य पश्चिम महाविदेह की ओर जाना प्रारंभ करता है तो सूर्य का संपूर्ण भरत क्षेत्र पर कोण घटने लगता है। इस प्रकार सूर्य किस मांडले पर चल रहा है, इससे लैटिट्यूड बनते हैं 2। सूर्य भरत क्षेत्र से कितनी दूर हैं, इससे लॉन्गिट्यूड बनते हैं। इन दोनों को सपाट धरती पर आरोपित यानी अप्लाई कर दे तो सपाट धरती को गोल बनाना होगा।
इस प्रकार ज्यामितीय रूप से सपाट धरती ग्लोब की तरह गोल बन जाएगी। अब यदि सूरज को स्थिर मान लो तो इस कल्पित गोलाकार पृथ्वी को उसकी एक्सिस पर घूमता हुआ कल्पित करना होगा, ताकि अलग अलग समय इसके अलग अलग महाद्वीपों के नगरों पर सूर्योदय सूर्यास्त हो सके। अर्थात गतिशील सूर्य की भरत क्षेत्र से दूरी तथा मांडले के क्रमांक के कारण भरत क्षेत्र पर जो कोण बनते हैं, उन कोणों को धरती के लोंगिट्यूड लैटिट्यूड समझ लिया। इस प्रकार वैज्ञानिक सही हो जाते हैं और ग्लोब सही मालूम पड़ता है। रही बात ग्लोब जैसी पृथ्वी द्वारा सूर्य की इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करने की बात, तो यह अजय 2 से आसानी से समझ में आ जाती है। सूर्य 184 मांडलों पर 6 माह में मेरु से निकट आता है तथा इतने ही मांडलों पर 6 माह में मेरु से दूर जाता है। पहले और आखिरी मांडलों को छोड़कर बीच के 182 मांडलों पर 1 वर्ष में 2 बार चलता है। इस प्रकार लगभग 366 दिन लग जाते हैं। इस दौरान सूर्य कर्क रेखा कही जाने वाली जगह से लगाकर मकर रेखा कही जाने वाली जगह पर लंबवत अर्थात 90 डिग्री दिखेगा, क्योंकि सूर्य सपाट धरती से बहुत ऊपर है। इसे यूं कह सकते हैं कि भूमध्य या इक्वेटर से सूर्य 23.5 डिग्री उत्तर तक गया तथा 23.5 डिग्री दक्षिण तक गया। इसी तथ्य को स्थिर सूर्य तथा ग्लोब जैसी धरती द्वारा सिद्ध करना हो तो ग्लोब को 23.5 डिग्री झुका हुआ बताकर एक बार सूर्य के दाईं ओर तथा 6 माह के बाद सूर्य के बाईं ओर पहुंचता हुआ कह दो तो उससे ग्लोब जैसी पृथ्वी द्वारा सूर्य की इलिप्टिकल पाथ में गति सिद्ध हो जाएगी और सौर मॉडल मोटे रूप से सही सिद्ध हो जाएगा। फिर भी यह 100% सही नहीं होगा, इसीलिए स्कूल कॉलेज में पृथ्वी को गोलाकार बताते हुए भी कई प्रश्नों के उत्तर में इसे कभी जियोड जैसी तो कभी नाशपाती जैसी बतानी पड़ती हैं, जबकि स्थिर सपाट पृथ्वी तथा गतिशील सूर्य वाले मॉडल से अलग अलग प्रश्नों के उत्तर के लिए पृथ्वी का आकार अलग अलग नहीं बताना पड़ता है। एक ही मॉडल अजय 2 से सभी घटनाएं सिद्ध हो रही हैं। परंतु जो भी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ समझा हुआ है, वह अत्यंत सहजता से इन दोनों मॉडलों को एक दूसरे में बदलना समझ सकता है। अर्थात वैज्ञानिक मॉडल अजय 2 की ही दूसरे रूप में गणितीय प्रस्तुति है, इसलिए वह 80 से 90% सही सूचना देता है, परंतु भौतिकीय रूप से गलत होने से कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। अब रही 2 सूर्य की बात, तो अजय 2 से स्पष्ट है कि एक जगह से एक समय में एक ही सूर्य दिखता है। अतः गणितीय रूप से और भौतिकीय रूप से 2 सूर्य होते हुए भी व्यावहारिक रूप से एक सूर्य कहा जाता है, क्योंकि दोनों सूर्य एक समान हैं तथा एक जगह से एक समय में एक ही सूर्य दिखना सिद्ध हो रहा है। एक सूर्य वाले वैज्ञानिक मॉडल में पृथ्वी का गोल होना, एक्सिस पर घूमना आदि जरूरी हैं, परंतु इससे सभी प्राकृतिक घटनाएं सिद्ध करना संभव नहीं है। यदि अजय 2 में एक सूर्य रखो तो भी प्राकृतिक घटनाएं सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि तब इंडिया में 7 घंटे से ज्यादा तथा नॉर्थ पोल पर 12 घंटे से ज्यादा बड़ा दिन सिद्ध नहीं होगा। फिर हम कोई कल्पित मॉडल नहीं बना रहे हैं, अतः एक सूर्य की कल्पना क्यों करें। फिर हमारा फैसला किसी काम का भी नहीं होगा, फैसला तो गणित का ही काम आएगा। और गणित यह फैसला दे रही है कि यदि सपाट स्थिर धरती पर सभी घटनाएं सिद्ध करनी हैं, तो वह जम्बूद्वीप की त्रिज्या 50,000 योजन, उसके एक किनारे भरत क्षेत्र में स्थित 7 महाद्वीप से 800 योजन ऊपर से एक दिन छोड़कर क्रमशः गुजरते 2 सूर्यों से ही सिद्ध होंगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को न तो एक्सिस पर घूमते हुए देखा है, न ही सूर्य की परिक्रमा करते देखा है, और न ही हमें ऐसा दिखा सकते हैं। उनकी जो यह मान्यता है, वह वे कल्पित चित्र या एनिमेशन से ही गणितीय रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी मान्यता प्रत्यक्ष से ही विरुद्ध है, क्योंकि प्रत्यक्ष में सूर्य गतिशील हैं, जबकि पृथ्वी स्थिर है तथा गोल न होकर सपाट है।
हम भी न तो मेरू, जम्बूद्वीप या दो सूर्य आदि को एक साथ देख सकते हैं, न दिखा सकते हैं। हम भी चित्र और अजय दो रूपी यंत्र से गणितीय रूप से ही समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। हमारे पास पृथ्वी की स्थिरता और सूर्य की गतिशीलता का प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। शेष आंकड़े शास्त्रों से लिए जो हजारों वर्षों पूर्व से चले आ रहे हैं तथा इनमें हमने कोई परिवर्तन न करके गणित से इनकी सत्यता का परीक्षण किया है। गति से यह आंकड़े सही सिद्ध हो रहे हैं, अर्थात वैज्ञानिक मॉडल गणितीय रूप से गलत सिद्ध हो रहा है, जबकि अजय दो गणितीय रूप से सही सिद्ध हो रहा है। दोनों की सत्यता का पैमाना एक ही है, गणित, दूसरा कोई उपाय नहीं। गणित रूपी आंखों से हम देखें और समझे कि सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, विज्ञान के सौरमंडल के इस चित्र में पृथ्वी गोल है, जो कि एक ज्यामितीय आकृति है, जबकि फिजिकली वह ऐसी नहीं है। इसमें पृथ्वी का परिक्रमा पथ इलिप्टिकल तथा सूर्य का उसके दो में से एक केंद्र पर स्थित होना यह भी एक ज्यामितीय कथन है, जिसका फिजिकली कोई सबूत नहीं है। पृथ्वी की ज्यामितीय गोल आकृति फिजिकली गलत है, जबकि अजय दो ज्यामितीय तथा फिजिकली दोनों दृष्टि से सही है। तथा अजय दो अर्थात जम्बूद्वीप वाले मॉडल को ही किस प्रकार भ्रमवश वैज्ञानिकों ने ज्यामितीय रूप से सूर्य केंद्रित मॉडल बनाकर प्रस्तुत कर दिया है, यह हम पूर्व में समझ आए हैं। इसके बाद भी किसी को सौर मंडल वाला वैज्ञानिकों का मॉडल सही लगता है तो वह निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब हम तक पहुंचाने का कष्ट करे। एक सैटेलाइट से पृथ्वी का आकार कैसा दिखता है? गेंद की तरह गोल या नाशपाती जैसा या जियोड जैसा? इन तीन में से जैसा भी पृथ्वी का आकार हो, उससे नॉर्थ पोल पर जितने दिन वास्तव में सूर्य 24 घंटे दिखता है उतना करके बताएं। यदि पृथ्वी का आकार जियोड जैसा है तो उसकी एक्सिस कैसे बनेगी, यह गणित से करके समझाएं। सभी प्राकृतिक घटनाएं उस आकार से सिद्ध करके बताएं। 3 यदि नाशपाती या गेंद की तरह पृथ्वी गोल है तो गणित से यह सिद्ध करके बताए कि चेन्नई में अस्टलेनेट पर खड़ा 132 फीट ऊंचा प्रकाश स्तंभ समुद्र में 28 मील दूर से दिख सकेगा। गोलाई उसको देखने में आड़े नहीं आएगी। 4 इलिप्टिकल पाथ में सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी का झुकाव जून में केंद्र सेंटर अर्थात सूर्य की ओर होता है तथा दिसंबर में केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऐसी वैज्ञानिक कल्पना है। यह कल्पना किस गणितीय या भौतिक शास्त्र के फॉर्मूले से संभव हुई, यह समझाने का कष्ट करे। 5 भारत से अंटार्कटिका जाने में भारतीय वैज्ञानिकों को न्यूनतम कितने किलोमीटर वास्तव में यात्रा करनी पड़ी तथा ग्लोब से उस दूरी की संगति कैसे बैठती है, यह बताने का कष्ट करे। 6 यदि चंद्रमा प्लस सूर्य की ग्रेविटी से समुद्रों में ज्वर आता है तो झीलों और तालाबों में क्यों नहीं आता है? जैसे स्कूल कॉलेजों में पृथ्वी के सिलेंड्रिकल, मर्केटर, मॉलवीड, कोनिकल आदि प्रोजेक्शन पढ़ाकर उनकी कमजोरियां भी पढ़ाई जाती हैं, वैसे ही कोपरनिकस मॉडल के साथ यह भी बताया जाए कि इस कोपरनिकस मॉडल की यह कमजोरियां हैं। विद्यार्थी को यह बताया जाए कि इस मॉडल को गणित से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। साथ ही स्थिर व चपटी पृथ्वी तथा गतिशील सूर्य वाला तथा हमेशा अपरिवर्तित रहने वाला मॉडल अर्थात अजय दो भी पढ़ाया जाए तथा यह बताया जाए कि यह अजय दो सभी प्राकृतिक घटनाओं को गणितीय रूप से सिद्ध करके बताता है। कोपरनिकस मॉडल से अधिक घटनाओं को सटीक तरीके से समझाता है। दुनिया के सभी धर्म पृथ्वी को स्थिर और चपटी तथा सूर्य को गतिशील मानते हैं। इस प्रकार अजय दो धार्मिक दृष्टि से, गणितीय दृष्टि से तथा अनुभव दृष्टि से अर्थात तीनों दृष्टि से सही है। इन दोनों मॉडलों को एक साथ कोर्स में रखकर विद्यार्थी की मर्जी पर छोड़ दिया जाए कि वह किस मॉडल को सही मानता है। गणित या भौतिक शास्त्र में एक ही प्रश्न अनेक अलग अलग विधियों या फॉर्मूलों से हल करके कोर्स में समझाया जाता है, इसलिए दोनों मॉडलों को दो अलग अलग विधि मानकर पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।